हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लूसेंट का विश्व भूगोल उसका पहला चैप्टर ब्रह्मांड लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने वाले तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरेटोस्थनीज, जो कि एक ग्रीक विद्वान थे, उन्होंने किया। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द, एक जियो, दूसरा है ग्रैफस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्रैफस का मतलब होता है वर्णन, से प्राप्त किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हेकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। पहला संभववाद इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। जिस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल, डी व्लास और फैब्रे। आपको लग रहा होगा कि ये कितनी तेज़ी से पढ़ा रहे हैं। ये लूसेंट एक फैक्ट बुक है, इसको केवल आप पढ़ते जाएं, याद करते जाएं, केवल इसका रिवीजन ही करना पड़ेगा। और इसका अच्छा तरीका है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं तो और बेहतर होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रिटर रैडजेल, जो कि नवीन निश्चयवाद का संस्थापक इन्हें कहा जाता है। एलन सेम्पुल, ये भी इस निश्चयवाद के समर्थक हैं। और अगले वैज्ञानिक जो हैं हंटिंगटन। ये दो विचारधाराएं थी। अब भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं और इन्हें अलग अलग लोगों ने दिया। स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। यह स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल की परिभाषा है। अब हम अगले विज्ञान जो कि वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार पढ़ते हैं कि इनके अनुसार भूगोल की परिभाषा क्या है। जैसे क्लाइडियस और टॉलेमी के अनुसार भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। इनके अनुसार इस तरीके से भूगोल को डिफाइन किया गया। और अगले जो भूगोलवेत्ता है कार्ल रिटर, इनके अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो अलग अलग लोगों ने अपनी परिभाषाएं दी भूगोल के बारे में। जैसे कि अगले हैं आर्थर होम्स। इन्होंने कहा कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। अब ब्रह्मांड की परिभाषा क्या है? तो ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। जितने भी चीज़ें स्थान घेरती हैं, चाहे वो ऊर्जा के रूप में किसी भी रूप में हो, तो वो सभी सम्मिलित रूप उनको ब्रह्मांड कहेंगे। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। इस तरीके से ब्रह्मांड की दो परिभाषाएं उपस्थित हैं। और भी वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से दिए, लेकिन जो लूसेंट में है उसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। जैसा कि पहला महाविस्फोट सिद्धांत, इसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसे एफ जॉर्ज लेमेंटायर ने दिया। इसी प्रकार दूसरा जो सिद्धांत है, जैसे कि साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, इसे स्थिर अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके विचारक थॉमस गोल्ड और हरमन वाडी है।
अगला सिद्धांत जो है कि दोलन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इसे डॉक्टर एलन सैंडेजा ने दिया। सॉरी। इसी तरीके से अगला सिद्धांत स्फीति सिद्धांत का है, इसे एलन गुथ ने दिया। सॉरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेतायर ने दिया। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट यानी बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ये फैक्ट है, आप इसे याद कर सकते हैं। महाविस्फोट के पश्चात सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 में मैप यानी माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। यह भी फैक्ट है। ये आप चित्र देख सकते हैं, बिग बैंग एक्सपेंशन। कुछ नोट, जैसे कि नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विलिंगसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विलिंगसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 ईस्वी को WMAP यानी विलिंगसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब रखा गया। अब वैज्ञानिक काल क्या है? भूवैज्ञानिक काल भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को यौन कहते हैं। यौन का महाकल्प को कल्प में, कल्प को युग में तथा युग को काल में विभाजित किया जाता है। इस तरीके से आप क्रम बना सकते हैं। पहला यौन, दूसरा महाकल्प, तीसरा कल्प और चौथा युग और आखिरी में काल। इस तरीके से आप भूवैज्ञानिक काल को निर्धारित कर सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य रूप में माना जा रहा है। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा में
पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइजर यानी LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल्स के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सर्न, अभी इसका फुल फॉर्म हम कर चुके हैं। तो सर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। नोट: ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसॉन थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड का व्यास 108 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः ये कितना संख्या है आप देख सकते हैं, इतनी अरब मंदाकिनी है। 81,15,100 अरब मंदाकिनी है। लगभग मंदाकिनियाँ बताई जा रही हैं, यानी इन्हें गैलेक्सी भी कहते हैं। और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानितः 100 अरब तारे होते हैं। एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे। और इसी तरीके से कितनी मंदाकिनियाँ हैं? 81,15,100 सॉरी, इतनी अरब मंदाकिनियाँ हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी बड़ी ब्रह्मांड होगी। मंदाकिनी क्या है? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है, यानी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा, जिसे हम इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला यानी स्पाइरल है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी यानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी डॉफ मंदाकिनी है। अब निहारिका की परिभाषा क्या है? इसे नेबुला भी कहते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम वेबर में बनाते हैं, वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम वेबर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण है बेल और कॉर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका के प्रकार। निहारिका के कुछ प्रकार हैं, तो हम उसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला है उत्सर्जन निहारिकाएं। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं। उदाहरण, चील व झील निहारिका। अगली है परावर्तन निहारिकाएं। यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं।
ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण के रूप में प्लेइडेस निहारिका। अगली निहारिका है श्याम निहारिकाएं। ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। ये रहा उसका चित्र। यदि आपको नॉइस प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आपको एक एक लाइन लुसेंट का पढ़ाया जा रहा है, तो आप जुड़े रहें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।